दिस इज 92.7 बिग एफएम। अब ना हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर रहा, ना ही उस दौर के वो फनकार। बस रह गए हैं उनके किस्से, उनकी यादें। उस दौर की कुछ और नई दिलचस्प दास्तानों के साथ आज फिर कोशिश करूंगा आपका दिल बहलाने की। तो इजाजत दीजिए आज के शो को शुरू करने की, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो दास्तानें हैं वो कुछ इस तरह हैं। बंगाली डायलॉग को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला ये ट्रांसलेटर आगे चलकर बना हिंदी फिल्मों का एक बहुत कामयाब डायरेक्टर। कौन था ये? फिर एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिसे सरदार होने की वजह से कारपेंटर समझ लिया गया। कौन था ये? हमेशा की तरह हमारे सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे स्क्रीन प्ले राइटर डायरेक्टर सागर सरहदी को। फिर रीमेड इन इंडिया में चर्चा एक विदेशी फिल्म जिसका टाइटल है लौरा, और बात इस पे कौन सी बनी हिंदी फिल्म। अंत में पुणे से विलास चौहान का प्रश्न। तो आइए नई दास्तानों और नगमों के साथ बढ़ते हैं आज के सफर पर। और पेश खिदमत है, बात करूंगा 21-22 साल के एक नौजवान की जो 40 के दशक के आखिर में फिल्मों में काम की तलाश में चला आया बंबई। यहां स्ट्रगल के दौरान गुजारे के लिए इसने बॉम्बे के पास ही एक स्कूल टीचर की नौकरी शुरू कर दी। काम की तलाश में भटकता था और ऐसे ही भटकते हुए एक दिन इसकी मुलाकात हुई राइटर डायरेक्टर फणी मजूमदार से। ये फणी मजूमदार अपनी फिल्मों के डायलॉग बंगाली में लिखा करते थे, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करवा लिया करते थे। उनका ट्रांसलेटर चला गया था। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो हिंदी और बंगला दोनों ही समझता हो, दोनों पे ही कमांड हो, और इस तरह ट्रांसलेट करे कि संवादों का एसेंस वही रहे, आत्मा जाए नहीं। फणी के सामने अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए इस युवक ने उनके साथ राइटिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, और वो फणी के बंगाली डायलॉग को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगा। इस युवक ने फणी मजूमदार को हम भी इंसान, बादबान और धोबी डॉक्टर जैसी फिल्मों में असिस्ट भी किया, और कई सालों की मेहनत के बाद इसके सपने भी जागे। सपने तो पहले ही थे, ये फिल्में डायरेक्ट करना चाहता था। ये ट्रेनिंग का पीरियड था, हाथ साफ कर रहा था, एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। तो साल 1954 में इस नौजवान ने ब्रजेंद्र गौड़ के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर 300 रुपए महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन असली लक्ष्य तो अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट करना था। मेहनत करता गया, भाग्य ने भी साथ दिया, और फिल्म बहू से ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया। उसका सपना पूरा हुआ, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद इस नौजवान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई, बड़े बड़े सितारों को लेकर फिल्में बनाई, सुपरहिट कामयाब फिल्में बनाई, ऐसी फिल्में बनाई जो फिल्में आज भी हमारी इस पीढ़ी को याद हैं, जिस फिल्म के गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं, थिरकते हैं, एंजॉय करते हैं। ये फेमस डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। बात तब की है जब शंकर पिक्चर्स के शंकर भट्ट और विजय भट्ट की फिल्म शादी की रात के म्यूजिक डायरेक्टर पंडित गोविंदराम के बीच अनबन हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोविंदराम जी ने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। तुरंत भट्ट बंधुओं ने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश शुरू कर दी। उन्हीं दिनों अरुण आहूजा की बनाई फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था सहरा, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था एक नए म्यूजिक डायरेक्टर ने जिसका नाम था एस मोहिंदर। भट्ट बंधुओं ने जब सुना तो उन्हें एस मोहिंदर का संगीत अच्छा लगा। उन्होंने अरुण आहूजा से बात की और कहा कि भाई एस मोहिंदर को मिलने भेजो। अरुण आहूजा के कहने पर जल्दी एस मोहिंदर भट्ट बंधुओं से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंचे, मगर मेन गेट पर खड़े पठान ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया। एस मोहिंदर ने आर्ग्यू करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई मैं कौन हूं, अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन पठान पर कोई असर नहीं हुआ। शोर बढ़ गया, कमोशन हो गया। ये शोर सुनकर ऑफिस के गेट से ये भट्ट बंधुओं का बाहर निकलना हुआ।
दरवाजे पर खड़े एक सरदार को अपने दरबान से बहस करते देख दोनों को लगा कि कोई सेट बनाने वाला कारपेंटर घुसा है, जैसे काम की तलाश है। उन्होंने दूर से ही ये कहते हुए हाथ हिला दिया कि अभी कोई काम नहीं है, बोल दो इसको। तो पठान ने बोल दिया, मगर एस मोहिंदर भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। सरदार तो सरदार ही होता है, वो काम मानने वाले थे। वो पठान को चकमा देते हुए सीधे अंदर घुस लिए, पहुंचे भट्ट बंधुओं के चेंबर, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्हें बताया कि उन्हें सहरा फिल्म के निर्माता अरुण आहूजा ने भेजा है, रेकमेंड किया है, और भाई साहब मैं ही म्यूजिक डायरेक्टर एस मोहिंदर हूं। अब जाके भट्ट ब्रदर्स को समझ में आया, उन्हें म्यूजिक रूम में ले गए, म्यूजिक सिटिंग हुई, ट्यून सुनी और फिल्म के 3 गीतों के लिए उनका म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिल्म के क्रेडिट में म्यूजिक डायरेक्टर का क्रेडिट जाता है अभी भी गोविंदराम को, लेकिन यह भी फैक्ट है कि इस फिल्म में 3 गाने एस मोहिंदर ने कंपोज किए थे, उन्होंने ही रिकॉर्ड किए। खुद पढ़ने के लिए स्ट्रगल करने वाले कादर खान बच्चों को पढ़ाया करते थे। वो एक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया करते थे। तमन्ना थी कि सारी जिंदगी यही करते रहें, मगर जिंदगी को कुछ और मंजूर था। सो एक दिन कादर खान के एक अवार्ड विनिंग प्ले लोकल ट्रेन को देखकर प्रोड्यूसर रमेश बहल ने उन्हें अपनी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखने का प्रस्ताव दिया। कादर खान ने उन्हें बताया कि उन्होंने कभी डायलॉग लिखे नहीं हैं और ना ही कोई इंटरेस्ट है फिल्मों में। पर रमेश बहल के काफी समझाने के बाद कादर खान ये सोच के राजी हो गए कि एक बार जब रमेश उनकी राइटिंग देखेंगे तो खुद ही उन्हें मना कर देंगे। उन्हें फिल्म का सब्जेक्ट सुनाया गया और यह भी कहा गया कि बहुत जल्दी ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। कादर खान इस मीटिंग के बाद निकले और नजदीक के एक मैदान में बैठ गए। 4 घंटे के अंदर उन्होंने उसी मैदान में बैठकर स्क्रिप्ट लिख डाली और लिखकर पहुंच गए प्रोड्यूसर के ऑफिस। कादर खान को इतनी जल्दी वापस आया देखकर सोचा लोगों ने कि उन्हें सब्जेक्ट समझ नहीं आया और वो उसे वापस सुनने लौटे हैं, मगर कादर खान ने बताया कि वो सब्जेक्ट सुनने नहीं आए बल्कि स्क्रिप्ट सुनाने आए हैं और चाहते हैं कि आज ही फैसला हो जाए ताकि वक्त बर्बाद ना हो। कादर खान ने जब डायलॉग के साथ सीन नरेट किए तो वहां मौजूद सभी को स्क्रिप्ट और कादर खान का काम बेहद पसंद आया और इस तरह संवाद लेखक के तौर पर जवानी दीवानी के लिए वो चुन लिए गए। कादर खान के मन में था कि फिल्म खत्म होते ही वो वापस लौट जाएंगे, मगर फिल्म खत्म होने से पहले ही उन्हें दूसरी फिल्म खेल खेल में मिल गई और इसके बाद रोटी, रफू चक्कर और लंबी फिल्मों का सिलसिला ऐसा चला कि कादर खान फिर वापस शिक्षण कार्य की तरफ लौट नहीं पाए। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा सागर सरहदी को। सागर सरहदी का असली नाम गंगा सागर तलवार 11 मई 1933 को एबटाबाद के पास बाफा गांव में हुआ। सागर सरहदी के पिता भंग और अफीम के ठेकेदार हुआ करते थे। 3 संतानों में सबसे बड़े सागर के बड़े भाई और दूसरे नंबर की बहन का देहांत सागर के जन्म से पहले ही हो चुका था। पार्टीशन के दौरान हुए दंगों के कारण सागर की फैमिली को पहले कश्मीर और उसके बाद दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में अपने दिन गुजारने पड़े। दिल्ली में इन्होंने डीएवी स्कूल से पढ़ाई की और माँ पिताजी के गुजरने के बाद वो अपने 15 साल बड़े भाई भाभी और उनके 6 बच्चों के साथ चले आए बॉम्बे रहने। यहां बड़े भाई ने ही उन्हें आगे पढ़ाया लिखाया। खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात हुई गुलजार से। उनसे मिलने के बाद सागर सरहदी ने मार्क्स की तरफ रुझान किया। सोशलिस्ट विचारधारा, मार्क्सिस्ट विचारधारा की तरफ मुड़ गए। आगे सागर सरहदी इप्टा से भी जुड़ गए, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, और यहां बड़े बड़े लोगों से मिलना हुआ, जहां उनकी मुलाकात एक और अजीम शख्सियत से हुई, सज्जाद जहीर साहब। और उनके प्रेरित करने के बाद ही सागर सरहदी ने उर्दू में शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज लिखना शुरू कर दिया। सज्जाद जहीर की वजह से ही सागर सरहदी की पहली कहानी छपी एक उर्दू अखबार में।
लेकिन उर्दू में लिखे इन आर्टिकल की वजह से कमाई नहीं हो पाती थी, जिसके कारण उन्हें फिल्म राइटिंग की तरफ कदम रखने पड़े। 1971 में आई फिल्म अनुभव उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने कपिल कुमार के साथ मिलकर डायलॉग लिखे थे। यद्यपि कमर्शियल सक्सेस मिली यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से, और इस फिल्म को मिली अपार सफलता के बाद सागर सरहदी ने जिंदगी, इनकार, सिलसिला, दूसरा आदमी, लोरी, चांदनी, दीवाना और कहो ना प्यार है जैसी सफल फिल्मों में लेखन किया। सागर सरहदी ने 1982 में आई फिल्म बाजार से राइटिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी शुरुआत की। आगे उन्होंने अगला मौसम और 2013 में फिल्म बनाई चौसर। शादी नहीं की, फिलहाल वो लिंक रोड अंधेरी स्थित अपने निवास में रहते हैं। पिछले 5 दशक से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सागर सरहदी आज भी लेखन कार्य कर रहे हैं, आज भी एक्टिव हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, वो दीर्घायु हों, यही हमारी कामना है। प्रणाम स्वीकार करें सागर साहब, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हो। नमस्कार। और अब रीमेड इन इंडिया, बात विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है लौरा। 1944 में आई फिल्म लौरा को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था ऑटो प्रीमिंगर ने। फिल्म वेरा कैस्पेरी द्वारा इसी नाम से लिखी नॉवेल पर बेस्ड थी। वेरा कैस्पेरी का एक नॉवेल है इसी नाम का। पुलिस डिटेक्टिव मार्क मैकफर्सन एक ब्यूटीफुल एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव लौरा हंट के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस सिलसिले में वो लौरा के मेंटर और न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट वॉल्डो लाइडेकर से और फिर उसके बाद लौरा के लवर शेल्बी कारपेंटर से मिलता है और आखिर में उसकी पूछताछ होती है उसकी रईस आंटी एन ट्रेडवेल से। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सबको इंटरेक्ट करता है, पूछता है। इस तफ्तीश के दौरान डिटेक्टिव मार्क मैकफर्सन को लौरा से प्यार हो जाता है। उसकी पर्सनालिटी को जानता है कि सब लोग जो हैं, जो भी जिनसे वो इंटरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनसे लौरा के बारे में पता पड़ता है और वो ये डिटेक्टिव अनजाने के अंदर लौरा के प्रति आसक्त हो जाता है। एक दिन डिटेक्टिव को पता चलता है, ये शॉकिंग रेवलेशन है कि लौरा का मर्डर नहीं हुआ, लौरा जिंदा है। और जिसको सब लौरा समझ रहे थे, जो मर चुकी थी, वो तो एक मॉडल थी। और फिल्म के आखिर में ये राज खुलता है कि मॉडल का जो कातिल था, जिसे सब लोग लौरा समझ रहे थे, वो वॉल्डो था, जो लौरा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस शूट आउट में खुद मारा जाता है। इसी कहानी पर आधारित जब हिंदी में फिल्म बनी तो पुलिस डिटेक्टिव का रोल किया इरफान खान ने, लौरा का रोल किया आइलीन हेमन ने, लवर का रोल किया हिमांशु मलिक ने, कॉलमनिस्ट का रोल किया सुहेल सेठ ने। फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय पूजा भट्ट, डायरेक्टेड बाय हिमांशु ब्रह्म भट्ट। फिल्म का नाम था रोग। पुणे से विलास चौहान ने हमसे प्रश्न पूछा है, फिल्मों में अनारकली के रोल में मधुबाला सबसे अधिक लोकप्रिय हुई, मगर सबसे पहले ये रोल किस एक्ट्रेस ने किया था? जवाब ये रहा। ये सही है कि अनारकली के रोल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मधुबाला हुई, मगर सबसे पहले इस रोल को जिस हीरोइन ने किया, उनका नाम था रूबी मैयर उर्फ सुलोचना। अनारकली नाम से बनी ये फिल्म पहले साइलेंट एरा में 1928 में बनी, फिर टॉकी में बनी 1935 में। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। अब समय हो गया है आप सबसे आज्ञा लेने का। कल फिर मिलेंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो लिख डालिए, इंतजार करूंगा। चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।